देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। मतलब आज जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली आज पढ़ेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर फ्लूइड स्टैटिक्स, बुएंसी एंड फ्लोटेशन, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, एनर्जी इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट, नॉच एंड वियर, डायमेंशन एंड मॉडल एनालिसिस। ऐसे कर करके हम सारे चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहली बात होती क्या है, अब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स। चाहे नेचुरल फ्लो हो, आप कहीं भी आसपास देख लीजिए, आपको पानी निकल रहा हो तो वो भी फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। जब शिप चलती है तो आप सोचा होगा शिप क्यों चलती है, तो बुएंसी में इसके बारे में पढ़ेंगे हम। एयरक्राफ्ट ड्रैग एंड लिफ्ट पढ़ेंगे हम, उसमें इसको जानने की कोशिश करेंगे। कार कार की शेप ऐसी क्यों होती है, उसमें इसको जानने की कोशिश करेंगे, ड्रैग एंड लिफ्ट। देखिए, मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी जिसका शेप हो और शेप हो और जो ऑक्यूपाई करे वॉल्यूम को या स्पेस को, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर दो तरीके हो सकते हैं, सॉलिड और फ्लूइड। सॉलिड वो चीज़ होती है जिसका अपना शेप हो और वो उसको थोड़ा डिफॉर्म कर दें, इसका कुछ चेंज करें तो वो अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करें। लेकिन फ्लूइड में ऐसा कुछ नहीं होता। फ्लूइड कहता है कि भाई, पहली बात हमारे को शेप नहीं है, हम जिस कंटेनर में जाएंगे उसका शेप ले लेंगे। दूसरी चीज़ ये बोलता है कि भाई हम अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश भी नहीं करते। जिस पोजीशन में आपने उसको डाल दिया वही पोजीशन उसकी हो जाएगी। मतलब कि अगर आपने उसको बोतल में पानी पी रहे थे, फिर आप पेट में डाल लिया, तो ऐसा नहीं होगा कहेगा कि भाई मुझे बोतल के शेप में रहना। नहीं, वो रेस्ट्रिक्ट भी नहीं करता, जिसको आपने जिसको डाल दिया वैसा हो जाएगा। फ्लूइड में दो चीज़ पढ़ते हैं, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड ऐसा, देखिए क्या है, सॉलिड ऐसा सब्सटेंस है जो फाइनाइट डिफॉर्मेशन करता है। कि भाई आप उसको डिफॉर्म करेंगे तो ये फाइनल डिफॉर्मेशन ही करेगा, ऐसा नहीं। जबकि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड कहता है कि पहले वो जीरो मेमोरी सब्सटेंस है, उसे पता ही नहीं है कि भाई वो पहले कैसा था, वो याद रखता ही नहीं है, उसको जैसे आपने धकेल दिया वैसा बन जाता है। और फ्लूइड उसमें नेग्लिजिबल अमाउंट भी अगर आपने लगा दिया तो वो डिफॉर्म इन्फिनाइट हो जाता है। और सॉलिड में इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ लोडिंग चाहिए होती है उसको आपको डिफॉर्म करने के लिए। अब फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। फ्लूइड जिसकी अगर उसका वॉल्यूम के बारे में बात करें, लिक्विड और गैस की। फ्लूइड में दो कैटेगराइजेशन बताई ना मैंने, लिक्विड और गैस। उससे वॉल्यूम के बारे में बात करें तो अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अलग होगा। जैसे कि वो जिस आपने कंटेनर में डाला तो उसका लिक्विड का कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा अलग होगा, लिक्विड का वॉल्यूम अलग होगा। जब गैसेस के बारे में बात की तो गैसेस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो कंटेनर का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम दो, मतलब गैसेस का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो ये सिर्फ फ्लूइड के बारे में बात हो गई। देखिए क्या लिखा, सॉलिड आर सब्सटेंस विच हैव फाइनाइट डिफॉर्मेशन। इसकी फाइनाइट डिफॉर्मेशन होती है अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। जब शियर फोर्स लगाते हैं तो फाइनाइट डिफॉर्मेशन करता है। एंड ट्राई टू गेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। और जब हम इसको लोड हटा देते हैं तो अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करता है। जबकि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड आर द सब्सटेंस दैट डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। मतलब कितना छोटा भी आपने शियर फोर्स लगा दिया तो वो डिफॉर्म होता चला जाएगा, वो रजिस्ट नहीं करेगा। तो हमने बात कर ली कि भाई दो सी कैटेगराइजेशन होते हैं। अब देखिए ये क्या, ये हमने बात करी कि फ्लूइड को हम अगर किसी कंटेनर में रखें, फ्लूइड पार्टिकल्स को अगर चारों तरफ से लग रहा है, चारों तरफ से अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो शियर स्ट्रेस जिस आपने फाई लिख रखा है, तो फाई इक्वल टू फाई 1, तो शियर स्ट्रेस हर जगह से सेम आएगा। जबकि हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में जो आपका टाउ इक्वल टू 0 जाएगा। इक्वल एंड लाइक नॉर्मल स्ट्रेस की हर जगह से नॉर्मल स्ट्रेस सेम आ रहा है, तभी वो बैलेंस कंडीशन में। जबकि शियर स्ट्रेस कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई शियर स्ट्रेस होगा तभी तो मूव करेगा ये। लेकिन हमने बात की है इसको स्टैटिक कंडीशन में। स्टैटिक कंडीशन में कोई शियर फोर्स है ही नहीं, तो कैसे यहाँ पे इसलिए टाउ इक्वल टू 0 है। अब देखिए सेकंड डायग्राम में, इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में क्या है कि एक हमने प्लेट ले ली मान के चलिए। अब जब प्लेट में आप पानी फ्लो करवाते हैं तो आप देखते होंगे प्लेट की सतह पे जो बूंद लगी हुई है उसकी वेलोसिटी 0 है। लेकिन जैसे जैसे प्लेट से दूर जाते रहेंगे तो वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। तो इसी को इन्होंने बताया है कि ये वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होती है, कैसे बनती है। वेलोसिटी प्रोफाइल जो आती है पैराबोलिक शेप की होती है, कि नीचे तो 0 होगी, जबकि जैसे जैसे दूर जाओगे तो आपकी ये पैराबोलिक शेप की बनती जाएगी। और इन्फिनाइट दूरी पर जाके हैं, मतलब इतनी दूरी पे जाके कि जहाँ पे कोई असर ही ना पड़े प्लेट का, वहाँ पे ये अपनी वेलोसिटी की 99% वेलोसिटी को अचीव करने की कोशिश करती है।
और जो जहाँ पे हमने कहा ना प्लेट पे जीरो वेलोसिटी है उसको कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। देखिए क्या लिखा है, कन्वर्सली इफ देर इज नो शियर फोर्स इम्प्लाई, अगर कोई शियर फोर्स नहीं है तो नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन भी नहीं होगा। एंड द फ्लूइड इज सेट टू बी एट रेस्ट, और फ्लूइड को हम कहेंगे कि भाई अगर आपको कोई रेस्ट पे है, इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। हाइड्रोस्टैट, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, जब आप चलते होंगे मान के चलिए फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। उस तरह से ये भी है, जहाँ अगर इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो इसको रेस्ट में माना जाएगा, रेस्ट में माना जाएगा, और इसको हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। तो हमने बात कर ली थी कि उस समय अगर हम बात कर लें तो उस समय हम बात करें तो मोर सर्कल कैसे बनेगा। उस समय जब मोर सर्कल बनेगा वो एक पॉइंट के शेप में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देख लें तो अगर शियर स्ट्रेस जीरो है, आपका शियर स्ट्रेस तो इक्वल एंड अपोजिट, हर तरह से सेम लग रहा है, इधर से भी सेम, इधर से भी सेम, इधर से भी सेम, सब सेम लग रहा है, तो शियर स्ट्रेस तो इक्वल एंड अपोजिट हो गया, और टाउ इक्वल टू जीरो हो गया। क्यों? नहीं, ये सॉरी, ये नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स तो आपका इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है हर जगह से, जबकि शियर स्ट्रेस जो हो गया जीरो हो गया, शियर स्ट्रेस जीरो हो गया, और मोर सर्कल जो बनेगा पॉइंट शेप में बन जाएगा। अब हम बात करें डेंसिटी और मास डेंसिटी की। देखिए डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होता है। पहली बात, इसको हम एब्सोल्यूट डेंसिटी बोलते हैं, इसको यूनिट मास भी बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट मास भी बोलते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं। होता क्या है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, बस इसका नाम याद रखना, क्योंकि नाम बहुत बार पूछ देता है कि भाई ये बताओ एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है, यूनिट मास क्या होता है, स्पेसिफिक मास क्या होता है, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। बस इतना ही है। तो फॉर्मूला तो पता ही है आपको, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और वॉल्यूम की होती है वो होती है मीटर क्यूब। अगर हम इसकी डायमेंशन निकालें ml-3 t की पावर 0, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका डेंसिटी। फॉर लिक्विड डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मास भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा उतना ही वॉल्यूम रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं है, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। क्यों ऐसा क्यों, अब बताता हूँ आपको। देखिए, जब आप मान के चलिए कि आपने ऊपर से प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम आपका कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। जबकि टेम्परेचर के साथ बात करें तो जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वॉल्यूम आपका कम होता जाएगा। तो वॉल्यूम कम होगा तो नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से आपका जो आप देखेंगे कि पार्टिकल जितने भी हैं, अरे कहाँ हो गया, जितने भी पार्टिकल हैं सब इधर उधर मूव कर रहे हैं, गैसेस वाले हैं, वो पूरी तरह से हर जगह फैल जाएंगे और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपको डेंसिटी कम हो जाएगी। ये आपने रिलेशन देख लिया। उससे कुछ नापने के तरीके हैं, जैसे स्प्रिंग बैलेंस से नाप सकते हैं, वेट वेइंग मशीन से नाप सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन से पता चल जाता है, फिजिकल बैलेंस से, और इससे वेट पता चल सकता है। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे जो आपकी डेंसिटी होती है वो होती है मैक्सिमम होती है, उसको कहते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब जैसे इससे बताया कि टेम्परेचर से बढ़ाएंगे हम तो आपकी जो पार्टिकल से दूर भागेंगे डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी, जबकि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्लोज आएंगे और डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी। मैक्सिमम होता है ऑयल की डेंसिटी, आपको पता होना चाहिए कि 800 या 860 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। मरकरी की 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ग्लिसरीन की 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। एयर की एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ये क्या होता है, ये होता है 273 केल्विन और 1 atm। अब एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी आता है जो होता है 293 केल्विन और 1 atm। इसमें कितना एयर की डेंसिटी होती है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब स्पेसिफिक वेट और यूनिट वेट और वेट डेंसिटी, यही हम बात कर रहे थे। तो अब ये क्या होता है, ये होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अभी तक हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम बात की, अब वो करेंगे वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम गामा या डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसकी जो आप बात करें यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर होती है, ml-1 t-2 होती है। तो गामा इक्वल टू तो वेट इक्वल टू मास इंटू में ग्राम अपॉन वॉल्यूम, तो रो जी आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब जो ये होगा, क्योंकि आपका ये प्रेशर पे डिपेंड तो कर ही रहा था ऊपर वाला यूनिट, प्रेशर टेम्परेचर पे, अभी ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि जी भी आ गया है, तो तीनों चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है,
बेसिकली आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, गामा रो इक्वल टू गामा गामा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आपको निकालना हो किसी को, तो आप जैसे कि इसका 1000 था, डेंसिटी तो 1000 होती है और ग्रेविटी का मतलब 9.81 से, तो बस चल जाएगा। और सी की जो आपकी स्पेसिफिक वेट होती है, वो जो आप सी वाटर की जो होती है वो आपका नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होता है, क्योंकि खारापन है भाई, सिंपल सी बात है, खारापन है। ओके, अब ग्रेविटी ऑफ मून अगर बात करें तो 1/6 होती है ग्रेविटी ऑफ अर्थ के। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। गामा ऑफ H2O। अब आपने जैसे कि 9.81 तो पता ही है आपको, ये तो रो होता ही है, और जी से मल्टीप्लाई कर दें 9.8, सॉरी हज़ार तो होता ही है, 9.81 से मल्टीप्लाई करते तो आएगा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब इसको आप कन्वर्ट करना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है कि वॉल्यूम पर यूनिट मास, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या वेट ऑफ फ्लूइड और वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, इसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। और दोनों कट जाएंगे दूसरे से तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। अब जैसे कि ऑयल का अगर हम बात करें, स्पेसिफिक ऑयल की अगर हम बात करें, तो भाई स्पेसिफिक जो वेट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो होती है 0.7 होती है। तो इसका अगर आपको डेंसिटी निकालना, कैसे निकालेंगे, तो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड लिक्विड और गैस लेकर चलते हैं हम, तो लिक्विड अगर लेकर चलेंगे तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, तो आ जाएगा 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ऐसा निकालना होता है। स्टैंडर्ड फ्लूइड को हम वाटर मान के चल रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर जो होता है वो 1 होता है। अब जैसे कि मरकरी का निकालना है स्पेसिफिक, अगर आप ग्रेविटी निकालना, कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी बोलिए, कैसे निकालेंगे आप, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इस मरकरी का डेंसिटी कितना 13,600 होता है, और स्टैंडर्ड फ्लूइड का कितना होता है 1000 होता है, 13.6 आ जाएगा। ग्लिसरीन की बात करें तो 1260 होता है, और 1000 से डिवाइड कर दिए 1.26 आ जाएगा। ऑयल का कितना होता है 800 होता है, 1000 से डिवाइड कर दिए 0.8 आ जाएगा। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी एक तरह से रेजिस्टेंस है, जो फ्लो, जब कोई चीज़ फ्लो होती है, रेजिस्टेंस टू फ्लो और डिफॉर्मेशन, जब कोई चीज़ फ्लो हो रही है, डिफॉर्म हो रही है, तो उसके बीच में जो रेजिस्टेंस आते हैं उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है दो पार्टिकल्स के बीच में, जो रेजिस्ट करती है। जो दो एडजेसेंट फ्लूइड पार्टिकल्स एक लेयर दूसरी लेयर पर चलती है, तो दोनों के बीच में एक आता है भाई, जब एक फास्ट चल रही है, एक स्लो चल रही है, तो दूसरे एक चाहती है दूसरे को रोकना, दूसरी चाहती है एक को तेज बढ़ाना, तो इसी कसमकस को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी एक डायनेमिक प्रॉपर्टी है। डायनेमिक प्रॉपर्टी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हमेशा चेंज होती जाती है भाई, एक दूसरे पे लगाएगा, दूसरे पहले पे लगाएगा। अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो विस्कोसिटी 0 होगी भाई, जब कोई मोशन नहीं हो रहा तो विस्कोसिटी कहाँ से आएगी। जैसे ही बता रखा है, विस्कोसिटी अगर रेस्ट पे है तो विस्कोसिटी 0 होगी, और कांस्टेंट मूव कर रहा है तो विस्कोसिटी 0 होगी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब विस्कोसिटी नहीं होगी, क्योंकि भाई इन सब चीज़ों के लिए रिलेटिव चाहिए, हमें रिलेटिव चीज़ चाहिए। रिलेटिव जब तक नहीं होगा तब तक विस्कोसिटी आपकी 0 ही होगी। तो 0 विस्कोसिटी, सुपर फ्लूइड लिक्विड हीलियम, हाईएस्ट विस्कोसिटी पिच बिटुमिन तार, ये फैक्ट है, आप थोड़ा याद कर लीजिए इसको। अब जैसे क्या है, जैसे प्लेट से आप दूर जाते रहोगे, विस्कोसिटी आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती रहेगी, ये बताया गया है। वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में बताया गया कि भाई यहाँ पे 0 थी, ऊपर जाते रहे तो वेलोसिटी आपकी बढ़ गई, तो आपका डिस्टेंस बढ़ा, u प्लस डी वी हो गया, तो u प्लस डी वी यू और डी टी हो गया, एंगल ये हो गया। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए होता क्या है, tan डी थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस पी बी, तो डी यू डी टी अपॉन में डी वाई, ये हो गया। और tan डी थीटा बहुत छोटा होता है, तो इसको हम डी थीटा ही मान लेते हैं, तो डी थीटा अपॉन में डी टी, डी यू अपॉन में डी वाई, डी यू अपॉन में डी वाई, तो ये हो गया। यहाँ तक पहुँचे तो 99% अपनी वेलोसिटी अचीव कर चुका है। तो डी यू अपॉन डी वाई क्या है, एक तरह से वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और डी थीटा अपॉन डी टी रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन रेट या रेट ऑफ शियर फोर्स। तो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये फॉर्मूला बताना चाह रहा है आपको कि भाई
जो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा ना, कि भाई कितना एंगल से ये डिफॉर्म हुआ है, ये डिपेंड करेगा कि कितना वेलोसिटी ग्रेडियंट है, कितने वेलोसिटी से ये चल रहा है। तो डी यू अपॉन में डी वाई, कितने वेलोसिटी से ये चेंज हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए हमेशा, कि इस फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन लगाएंगे तो ज़्यादा दिमाग में बैठ जाएगा।